चैनल में आपका स्वागत है। आज लॉ रिलेटेड टू वुमेन की सीरीज में हमारा टॉपिक है डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। तो देख लेते हैं आज हम इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपी एक्ट देखेंगे, फिर अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन, इसकी की डेफिनेशन और इसके क्या प्रोविजन है और इससे रिलेटेड लीडिंग केस। तो लेट अस सी वन बाय वन। ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपी एक्ट। तो जैसा आपको पता है कि डावरी इंडिया के अंदर, हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी बुराई है और जिसकी वजह से हर साल सैकड़ों हजारों मैरिड वोमेन की जान चली जाती है। लेकिन इतना होने के बावजूद भी आप सरप्राइज होंगे कि इंडियन पिनल कोड में डावरी डिमांड या डावरी देने लेने या मांगने से रिलेटेड कोई भी ऑफेंस की कोई सेक्शन नहीं है। हालांकि डावरी डेथ 304 बी में कवर्ड है और 498 ए में क्रूएल्टी ड्यू टू डावरी है, जो कि दोनों के दोनों रिएक्टिव मेजर्स हैं, लेकिन उसके प्रोएक्टिव कोई ऑफेंस कि ऐसा कोई सेक्शन आईपीसी में नहीं है। तो डावरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 लेजिस्लेटर द्वारा ओवरऑल डावरी जैसी इविल को कम्बेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए एक लाया हुआ एक्ट है। 1961 में ये एक्ट आने के बाद भी इसकी इफेक्टिवनेस बहुत पुअर है। उसका मेन कारण शायद आम पब्लिक को इसका सोशल अवेयरनेस नहीं है। तो लॉ स्टूडेंट होने के अलावा भी अगर आप एक ऑर्डिनरी इंडियन सिटीजन हैं तो भी डावरी जैसी बुराई के खिलाफ में आवाज़ उठाने के लिए हम सबको डावरी प्रोहिबिशन एक्ट की जानकारी होने से बहुत फ़ायदा होगा और इस महान विनाशक इविल के रोकने में हम हेल्प कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्राविधान किया गया है कि हम डावरी के खिलाफ जानकारी होने से उसको रोकने में मदद कर सकते हैं। इस छोटे से एक्ट के अंदर अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन में हम देखें तो सिर्फ 10 सेक्शन हैं और इसमें कोई चैप्टर नहीं है और कोई इसका पार्ट नहीं है, सारे सेक्शन वन बाय वन है। अभी हम देखते हैं इसमें की डेफिनेशन। तो इस एक्ट के अंदर की डेफिनेशन एक ही है और वो डेफिनेशन है डावरी की। तो डावरी वर्ड से तो हम सबको मालूम हो जाता है कि शादी ब्याह और मैरिज में लड़की वाले पक्ष की ओर से लड़के वाले को जो भी दिया जाता है वो आमतौर पे हम सब डावरी के नाम पे जानते हैं। अब हम देखते हैं कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से डावरी की डेफिनेशन क्या होती है और इसके क्या क्या इसेंशियल एलिमेंट या आवश्यक तत्व होते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है कि डावरी में या तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए या वैल्यूएबल सिक्योरिटी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी आप समझते हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है और मूवेबल प्रॉपर्टी भी हो सकती है, जैसे मोटरसाइकिल, कार, घर, बंगला, ये सारे के सारे प्रॉपर्टी में आ जाएंगे। वैल्यूएबल सिक्योरिटी में करेंसी, नोट, चेक, डिमांड ड्राफ्ट, हुंडी, जिस तरह से भी मनी एक जगह से दूसरी जगह दी या ली जाती है वो सब वैल्यूएबल सिक्योरिटी में जनरल रूप से आप समझ सकते हैं। दो तरह से संपत्ति का या सिक्योरिटी का दिया जाना, गिवन और प्रॉमिस टू बी गिवन, या तो दी गई हो या देने के लिए प्रॉमिस किया गया हो, ये इसका दूसरा एलिमेंट है। और तीसरा एलिमेंट है कि ये देना और लेना किन किन के बीच में होना चाहिए। अभी मैरिज में दो पार्टी होती हैं, तो एक पार्टी के द्वारा दूसरी पार्टी को, या एक पार्टी के पेरेंट द्वारा दूसरी पार्टी के पेरेंट को, या उस मैरिज के रिलेशन में एक पार्टी या एक पेरेंट से किसी थर्ड पर्सन को, या थर्ड पर्सन द्वारा दूसरी पार्टी के या उसके पेरेंट को या थर्ड पर्सन को, इतने सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। तो लॉ में ये सारी चीज़ें कवर करनी होती है कि कोई भी एंगल छूट ना जाए। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली देना या देने का प्रॉमिस करना किसी भी प्रॉपर्टी को या वैल्यूएबल सिक्योरिटी को, या तो शादी से पहले या शादी के दौरान या शादी के बाद में। तो इतने सारे चार इसेंशियल एलिमेंट हैं डावरी की डेफिनेशन में, लेकिन ये होना चाहिए इन कनेक्शन विद द मैरिज। जहां मैरिज ही नहीं हो वहां देने लेने में फिर डावरी का कोई काम नहीं आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन के चारों एलिमेंट समझ में आए होंगे। प्रॉपर्टी या वैल्यूएबल सिक्योरिटी, उसका दिया जाना या देने के लिए एग्री होना,
और दोनों तरफ की पार्टी में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, या तो पार्टी द्वारा मतलब ग्रूम या ब्राइड द्वारा, या उसके पेरेंट द्वारा, या किसी थर्ड पर्सन द्वारा लेना या देना और या देने के लिए एग्री होना, शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद, इन कनेक्शन दैट मैरिज। इसको, इस सारे व्यवहार को डावरी बोला जाता है और ये लीगल डेफिनेशन है डावरी की। इसका एक एक्सक्लूजन भी है, ये मुस्लिम पर्सनल लॉ जिन पे एप्लीकेबल है उन पे लागू नहीं होती। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ, शरीयत लॉ में जैसा आपको मालूम होगा कि मेहर की रकम लीगल होती है, तो वो इसमें एक्सक्लूड होती है। अब हम डावरी के बाद चलते हैं इस सेक्शन में क्या क्या प्रोविजन है। तो सबसे, ये प्रोविजन की टोटल लिस्ट है, हम क्विकली एक एक करके सारे प्रोविजन को देखेंगे, आपको सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो सेक्शन 3 इसमें बात करता है पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डावरी। अगर कोई डावरी देता है या लेता है, सी ये बड़ा यूनिक प्रोविजन है जिसमें देना और लेना दोनों के दोनों ही ऑफेंस हैं और दोनों के दोनों पनिशेबल हैं। देने वाले को भी कानून में पनिशमेंट का प्रोविजन है और लेने वाले को भी, और सेम पनिशमेंट का प्रोविजन है। अब क्या प्रोविजन है वो देख लेते हैं। पनिशमेंट क्या है, 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा, और 15,000 रुपये से कम की पेनल्टी, या जो डावरी की अमाउंट दी या ली गई है या देने के लिए एग्रीमेंट हुआ है वो रकम। आप देखेंगे बहुत कम ऐसे लॉ होते हैं जिसमें मिनिमम पनिशमेंट प्रेस्क्राइब होता है। इसके अंदर 5 साल से कम की सजा नहीं दी जाएगी। हालांकि कोर्ट को ये डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि अगर स्पेशल रीजन उसको लगते हैं तो वो कम भी दे सकता है, लेकिन जज को अपने जजमेंट में उसका रीजन लिखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों दिया है, अदरवाइज वो 5 साल से कम का पनिशमेंट नहीं दे सकता या 15,000 रुपये से कम का फाइन नहीं कर सकता। इसमें एक्सक्लूजन क्या है, एक्सक्लूजन इसमें यह है कि मैरिज के टाइम पे अगर दूल्हे को कोई गिफ्ट दी जाती है या दुल्हन को कोई गिफ्ट दी जाती है जो मैरिज की पार्टियों के लिए कस्टमरी है, और इस एक्ट के अंतर्गत, इस एक्ट के प्रोविजन के अंतर्गत है, जिसमें उनकी प्रॉपर लिस्ट बनाई गई है, और वो पार्टी के स्टेटस के अकॉर्डिंगली है। स्टेटस के अकॉर्डिंगली मतलब पार्टी अगर मीडियम क्लास फैमिली है तो मीडियम दर्जे की गिफ्ट अगर दी जाएंगी और इस एक्ट के प्रोविजन में दी जाएंगी तो उसको एक्सक्लूड किया जा सकता है, अदरवाइज वो इसमें ऑफेंस माना जाएगा। तो ये थे सेक्शन 3 के प्रोविजन। अब हम सेक्शन 4 पे कर चलते हैं। तो 3 पे हमने देखा देना या लेना, ये उससे भी नेक्स्ट लेवल का सेक्शन है कि अगर कोई डिमांड भी करता है, अगर डिमांड भी करता है तो उसको क्या पनिशमेंट हो सकता है, वो इस सेक्शन के अंदर दिया हुआ है। आप यहाँ पे देखिए, डिमांड के लिए 6 महीने से कम की सजा नहीं दी जाएगी और फाइन हो सकता है 10,000 तक का। तो फाइन कितना भी हो सकता है, लेकिन सजा इन जनरल लॉ के प्रोविजन में 6 मंथ से कम की नहीं होगी। लेकिन सेम कोर्ट को डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि किसी के साथ अनजस्टिस ना हो जाए, अगर उनको लगता है तो स्पेशल रीजन रिकॉर्ड करने के बाद में वो 6 महीने से कम की भी सजा दे सकते हैं। 6 महीने से ज़्यादा की देंगे तो रीजन लिखने की जरूरत नहीं है कि क्यों ज़्यादा दिया, लेकिन कम लिखेंगे तो उसके लिए रीजन लिखने की जरूरत पड़ेगी। ये था डिमांड से रिलेटेड। अभी बाद में अमेंडमेंट हुआ 1961 के बाद इस एक्ट में कि डावरी का देने और लेने से रिलेटेड अगर कोई मैरिज के एडवर्टाइजमेंट में ऐसा कोई वर्ड इंडिकेट करता है कि वो डावरी देगा या डावरी उनको उनको लेनी है, तो वो भी इसमें बैन है और वो भी पनिशेबल है। तो इवन अगर कोई न्यूज़पेपर वगैरह में या कोई मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे अर्ली डिसेंट मैरिज वर्ड यूज करता है, तो अर्ली तो ठीक है, लेकिन अगर किसी ने डिसेंट मैरिज लिखा तो ये भी इसके दायरे में आ सकता है कि डिसेंट मैरिज से वो ये बताना चाह रहा है कि वो डावरी देगा। और कोई मान लिया लड़के में कोई डिसेंट मैरिज की बात करता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो उसको मैरिज डिसेंट की एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी इसके अंदर एक्सप्रेसली बैन है सेक्शन 4A में। इसके लिए पनिशमेंट क्या है देख लेते हैं। तो सेम पनिशमेंट है, 6 महीने से कम का नहीं होगा और फाइन 10,000 रुपये तक का हो सकता है, और कोर्ट अगर रीजन उसको ठीक लगता है तो कम पनिशमेंट भी दे सकता है रीजन रिकॉर्ड करने के बाद में। सेक्शन 5 बात करता है
कि अगर किन्हीं पार्टी ने डावरी को देने और लेने का कोई एग्रीमेंट किया है तो वो वाइड होगा। वाइड होगा मतलब बाद में कोई कोर्ट में जाके ये नहीं बोल सकता कि सर हमें एग्रीमेंट हुआ था कि शादी के इतने साल बाद ये मुझे मोटरसाइकिल देंगे या ये मुझे कार देंगे, अब ये दे नहीं रहे तो मुझे दिलवाओ। तो उस एग्रीमेंट की लीगल कोई वैल्यू नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, वो वाइड माना जाएगा। हालांकि अगर वो काउंटर अगर किसी ने उस पर शूट किया, केस किया, तो वो ऊपर वाले सेक्शन में पनिशेबल और हो जाएगा। सेक्शन 6 ये बोलता है कि जैसा सेक्शन 3 में कस्टमरी गिफ्ट अगर ब्राइड को दी जाती है, वो फिर उस लेडी के लिए या उस वाइफ के लिए या उस मैरिड वुमेन के बेनिफिट के लिए ही होंगी। दूसरा कोई भी उनको अपने पर्पज के लिए खर्च नहीं कर सकता, उनको अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता और मिस अप्रोप्रिएट नहीं कर सकता। अब मान लिया शादी में कोई गिफ्ट दी गई लेकिन वो मैरिड वुमेन के पास में नहीं है, वो किसी और के पास में है, तो लॉ में इसका क्या प्रोविजन है कि वो कैसे उसकी होगी और उसका हक उस पर किस तरह से होगा। तो अगर किसी के पास लेडी की, मैरिड वुमेन की कोई भी गिफ्ट डावरी के रूप में दी हुई है, स्त्री धन के रूप में दी हुई है और उसके पास में है, तो वो एक तरह से ट्रस्ट क्रिएट करती है, डीम्ड ट्रस्ट क्रिएट करती है, और वो सिर्फ उसका ट्रस्टी है, वो उसको डिस्पोज नहीं कर सकता और वो उसको उसको बेच नहीं सकता, और अल्टीमेटली वो संपत्ति उस लेडी की ही मानी जाएगी और वो लीगल उसका ओनर मानी जाएगी। अच्छा, अब इस सेक्शन के अंदर ये भी प्रोविजन है कि अगर मैरिज के पहले कोई ऐसी डावरी के फॉर्म में कोई गिफ्ट किसी दूसरे आदमी के पास में है, तो लीगली उसको मैरिज के 3 महीने के अंदर अंदर उस लेडी को वापस करना है। अगर वो वापस नहीं करता है तो वो इस सेक्शन के अंतर्गत ऑफेंस हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैरिज के टाइम पे या मैरिज के बाद अगर उसको वो गिफ्ट मिली है और उसने हैंड ओवर ली है, तो रिसिप्ट के 3 महीने के अंदर अंदर उसको उस लेडी को वापस करना है, उसको हैंड ओवर करना है। अगर ऐसे टाइम पे वो गिफ्ट उसके हाथों में आई है जब वो वोमेन माइनर थी, तो इसके लिए ये प्रोविजन है, जब वो मेजर हो जाती है तो मेजर होने के 3 मंथ के अंदर अंदर वो गिफ्ट उसको वापस मिल जानी चाहिए। जो भी ट्रस्टी है जिसने ली हुई है वो उसको उसको वापस करनी है। तो ये प्रोविजंस हैं, लीगली प्रोविजन है, बिकॉज शादी में लेडी को सामान तो बहुत मिलता है लेकिन पूरे उसके ससुराल वाले यूज करते हैं, और यूज करने के बाद में उस बेचारी का कोई हक भी नहीं रहता। तो लॉ में ये बहुत क्लियर प्रोविजन किए गए हैं कि वो चाहे तो लीगली उनसे क्लेम कर सकती है और उसका पोजीशन ले सकती है। अगर कैसा हो जाता है कि ऊपर की कंडीशन के पीरियड के दौरान अगर वो ऐसी वोमेन मर जाती है, तो उसके हियर का हक बनता है कि वो प्रॉपर्टी या वो डावरी की जो गिफ्ट है उसके उत्तराधिकारियों को दी जाए। अगर उसके उत्तराधिकारी भी नहीं है तो फिर वो अल्टीमेटली उसके पेरेंट के पास में चली जाएंगी और पेरेंट उसके लीगल ओनर होंगे। अगर कोई कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास किसी मैरिड वुमेन की या किसी लेडी की डावरी की गिफ्ट है और वो उसको यूज कर रहा है और वो ऊपर की कंडीशन में जो 3 महीने की कंडीशन दी हुई है उसमें वापस नहीं करता है, तो उसके लिए भी इस सेक्शन के अंदर पनिशमेंट है कि उसको 6 महीने से कम का पनिशमेंट नहीं मिलेगा, जो कि 2 साल तक हो सकता है, और फाइन 5,000 से कम नहीं होगा, जो कि 10,000 तक हो सकता है। तो ये सेक्शन 6 के पनिशमेंट के प्रोविजन है। अभी सेक्शन 7 ये बोलता है कि इस ऐसे ऐसे केस की कंप्लेंट किसके पास में जाएगी। मैं कंप्लेंट वर्ड यूज कर रहा हूं, तो कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के पास में होती है। इसके लिए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास अथॉरिटी है जिसके पास में इसकी कंप्लेंट जा सकती है, और इस ऑफेंस का कॉग्निजेंस या तो वो सो मोटो ले सकते हैं उनकी नॉलेज में आ जाए तो, या इंडिविजुअल कंप्लेंट कर सकती है, या कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन या उसका रिलेटिव भी कंप्लेंट कर सकता है। तो इसका कॉग्निजेंस वो लेंगे और इसकी सुनवाई आगे करेंगे। इस एक्ट के अंदर जो ऑफेंस होंगे वो किस तरह के होंगे, तो सारे के सारे ऑफेंस इस एक्ट के अंदर कोग्निजेबल होंगे
कोग्निजेबल का मतलब होता है कि अगर कोई ऑफेंस किसी भी लॉ में कोग्निजेबल होता है तो आप पुलिस स्टेशन में जाके उसकी एफआईआर नोट करवा सकते हैं। पुलिस फिर आगे उसका मैटर को टेकअप करती है। तो आप देखिए यहाँ पे आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को भी कंप्लेंट कर सकते हैं, कोई और भी कर सकता है आपके बिहाफ पे, लेडी के बिहाफ पे, या आप पुलिस स्टेशन में भी जाके उसकी उसकी एफआईआर करेंगे तो कोग्निजेबल ऑफेंस होने की वजह से पुलिस उसको रिकॉर्ड करने से मना नहीं कर सकती और उस पर आगे इन्वेस्टिगेशन की कार्रवाई करेगी। और इसके जितने भी ऑफेंस इस एक्ट के अंतर्गत होंगे सारे के सारे नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे। नॉन बेलेबल मीन्स उसका बेल उसका राइट नहीं होगा ऑफेंडर का, और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब होता है कि इन ऑफेंस में पार्टी चाहे भी तो कंप्रोमाइज नहीं कर सकती है। जिसके खिलाफ में केस किया गया है अगर अगर वो उस एक्यूज्ड प्रूव हो जाता है तो उसको पनिशमेंट मिलना ही मिलना होता है, वो छूट नहीं सकता है। तो ये सेक्शन 8 के प्रोविजन है। सेक्शन 8A बाद में जोड़ा गया है। इसको और स्ट्रिक्ट बनाने के लिए बर्डन ऑफ प्रूफ सेक्शन 3 में देने और लेने के मामले में, और सेक्शन 4 में डिमांड के मामले में अगर कंप्लेंट होती है तो प्रूव करने की जवाबदारी टेकर या अवेटर की रहेगी, जिसने या तो लिया है या लेने के लिए उकसाया है। और सेक्शन 4 में एक्यूज की रहेगी जिस पर डिमांड का आरोप लगाया गया है बर्डन ऑफ प्रूफ करने का, अदरवाइज वो प्रूफ ही माना जाएगा। मान लिया अगर किसी लेडी ने कंप्लेंट की कि ग्रूम साइड ने मुझसे दहेज की डिमांड की, अब ये प्रूफ करने की जवाबदारी इस लेडी की नहीं है, उसके इनलॉज की हो जाएगी, ग्रूम साइड की हो जाएगी। अगर वो प्रूफ नहीं कर पाए तो ये ऑफेंस उन पे प्रूव हो जाएगा। तो ये मीनिंग है बर्डन ऑफ प्रूफ का। अब यहाँ पे ये जनरल सेक्शन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो भी नेसेसरी रूल बनाने हैं वो बना सकती है। सेक्शन 10 में अगेन स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि स्टेट में अप्लाई करने के लिए जिस तरह के भी रूल बनाने की जरूरत है उनको स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करे। इसमें सेक्शन 8B में एक और प्रोविजन है, आप ऊपर देखेंगे, स्टेट गवर्नमेंट एक डाबरी प्रोहिबिशन ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो जनरली पुलिस ऑफिसर ही होता है, और वो ध्यान रखेगा कि उसके एरिया में कहीं कोई डाबरी का मैटर तो नहीं है। और जब कोई भी डाबरी का केस भी होता है तो वो उसकी नॉलेज में रहता है और वो उसमें एक एक्टिव एक्टिव रोल प्ले करता है सेक्शन 8AB के अंतर्गत। ये हो गए इसके की प्रोविजन। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड लीडिंग केसेस क्या है। सबसे पहला लीडिंग केस इसमें मेन है भाई जंग शेर सिंह वर्सेस बरिंदर कौर। इस केस के अंदर कोर्ट ने यह बताया कि डाबरी में दी गई जो भी प्रॉपर्टी होती है, जो जो भी गिफ्ट होती है, वो उस लेडी की होती है और किसी के पास भी होती है तो वो एक तरह से उसकी ट्रस्ट होती है और वो उसको वापस लेने का उसका उसका हक होता है। और प्रतिभा रानी बनाम सूरज कुमार का दूसरा लीडिंग केस है। इसमें भी यही बात की गई, जिसमें मैरिड वुमेन को घर से धक्के मार के निकाल दिया गया छोटी बच्ची के साथ में, और लोअर कोर्ट ने उसके फेवर में फैसला दिया लेकिन हाई कोर्ट ने फिर पलट दिया। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा कि लेडी की जो भी प्रॉपर्टी है जो दहेज में उसको मिली है, जो उसका स्त्री धन है, उसको कोई भी मिस अप्रोप्रिएट अगर करेगा तो वो ऑफेंस माना जाएगा और वो कहीं भी रहे वो प्रॉपर्टी उस मैरिड वुमेन की या लेडी की ही डीम्ड प्रॉपर्टी मानी जाएगी। एक और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केस है इंदर राज मलिक वर्सेस सुनीता मलिक। इस केस के अंदर यह बताया गया कि सेक्शन 4 ऑफ डाबरी प्रोहिबिशन एक्ट में अगर किसी को पनिशमेंट मिलता है तो सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी जो है, जिसमें क्रूअल्टी अगेंस्ट मैरिड वुमेन है, उसके अंदर भी उसको अगर पनिशमेंट मिलता है तो वो डबल जो पार्टी नहीं मानी जाएगी, उसको डबल पनिशमेंट नहीं माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है। आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये बोला गया है कि आपको एक ऑफेंस के लिए एक ही बार पनिशमेंट मिल सकता है, दोबारा नहीं मिल सकता। लेकिन यहाँ पे स्पेशली इस एक्ट के अंदर ऐसा बोला गया है कि डाबरी के मैटर में सेक्शन 4 में भी इंडिविजुअल एक्यूज पनिश हो सकता है और 498A ऑफ आईपीसी में भी सेपरेटली पनिश हो सकता है। तो इस तरह से हमने इसके मेन प्रोविजन देखे, डेफिनेशन देखी और लीडिंग केस देखे। मुझे उम्मीद है इसके कंप्लीट प्रोविजन आपको क्लियर हुए होंगे और ये कंप्लीट एक्ट आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर आपका अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट्स लिखिए, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और जनरल अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू रिप्लाई एंड रिस्पॉन्स यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।